50 सालों से भी ज्यादा हर साल जनवरी में ये परिषद, एक हफ्ते की परिषद होती है और वो इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है कि पूरी दुनिया दावोस शहर को इस समिट के लिए जानती है। और पूरी दुनिया में इस समिट का, इस परिषद का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट है, प्रभाव है। क्यों है ऐसा कि क्यों लोग यहाँ इस दावोस की परिषद को जाना चाहते हैं, उसको अटेंड करना चाहते हैं? सभी लोग जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो यहाँ आके इसको अटेंड करते हैं, समझते हैं। तो सर सबसे पहले तो ये जो परिषद है, ये जो दावोस समिट जिसे कहते हैं, वो एक एनुअल, ये वार्षिक एक परिषद है। और उस संस्था का नाम है, जिस संस्था की ये वार्षिक परिषद है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हिंदी में हम विश्व आर्थिक मंच ऐसा भी कहते हैं। दोस्तों ये मंच इसलिए बना है कि जिस मंच के ऊपर पॉलिटिशियन यानी प्राइवेट और पब्लिक, यानी पूरी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं वो सब लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्टर के लोग इकट्ठा आए, एक मंच पे आए और उस मंच से हम दुनिया को बेहतर करें। इनफैक्ट अ, अ, इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप मिशन स्टेटमेंट देखेंगे तो मिशन स्टेटमेंट भी ये है कि, एक सेकंड, कि वो दुनिया में ऐसा मंच बनाना चाहते हैं कि जिस मंच के ऊपर सभी तरह के बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, एकेडमिशियंस, जो इसमें एकेडमिक्स में काम कर रहे हैं, संशोधक और सभी तरह के अलग अलग विषयों के लीडर्स वो इकट्ठा आए और इस मंच के ऊपर वो काम करके दुनिया को बेहतर करने की कोशिश करें, दुनिया को आज बेहतर करने की कोशिश करें और दुनिया के आने वाले भविष्य को बेहतर करने की कोशिश करें। और ऐसा मंच उन्हें करना था और इसीलिए उन्होंने इस मंच की शुरुआत की है। और यही उद्देश्य है इस मंच का, जिसे हम कहते हैं विश्व आर्थिक मंच। दोस्तों इस विश्व आर्थिक मंच की जो शुरुआत है वो 1971 में, यानी उस 1971 में हुई। और इसकी जो शुरुआत की, वो शुरुआत की एक इकोनॉमिक के प्रोफेसर ने, और जिस प्रोफेसर का, उनका नाम है क्लॉस श्वाब। दोस्तों एक इकोनॉमी के प्रोफेसर ने इतना बड़ा मंच, इतना इन्फ्लुएंशियल मंच कैसे बनाया? ये कहानी, ये इतिहास बहुत ही रोमांचक है। सबसे पहले समझते हैं कि 1971 में, 1971 में ये जो प्रोफेसर थे श्वाब, इनको एक ऐसी परिषद का आयोजन करना था कि जिस परिषद में वो यूरोप में जितने भी देश हैं और उस देश में जितने भी बिजनेस लीडर हैं जो बिजनेस करते हैं, उनको वो मैनेजमेंट के पार्ट पढ़ाना चाहते थे, बस इतना ही। और इसका कारण भी यह है कि दोस्तों दुनिया में जो पहला विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, अगर इसकी पढ़ाई आप करोगे तो हमें पता चलेगा कि इस विश्व युद्ध में जो युद्ध हुआ वो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज या दो देशों के बीच में हुआ। दो गुट, दो अलग अलग देश थे, लेकिन वो यूरोप, मिडल ईस्ट, इसके ही सब देश थे, उनके बीच में ही इस युद्ध की शुरुआत हुई। पहला विश्व युद्ध होने के बाद भी दुनिया ने कोशिश की कि ये विश्व युद्ध आगे ये घटना ना हो, लेकिन फिर से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। लेकिन दो विश्व युद्ध के बाद इस यूरोप में जितने भी देश थे उनकी परिस्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई। उनकी जो इकोनॉमी थी, उस इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर इस विश्व युद्ध की वजह से हुआ। तो उसके बाद कई सारी कोशिशें हुई कि कैसे इन देशों को, उनकी इकोनॉमी फिर से ट्रैक पर लाई जा सकती है, या इनकी इकोनॉमी कैसे बेहतर किया जा सकते हैं। इसके लिए कई सारी कोशिश हुई है और उसी कोशिश में से एक ये कोशिश थी। 1971 में ये एक ऐसी कोशिश थी कि जिसमें यूरोप में सभी देशों में जितने भी बिजनेस लीडर थे उनको बुलाना, उनकी एक परिषद लेना हफ्ते भर की, और उनको मैनेजमेंट के पाठ पढ़ाना। कौन से मैनेजमेंट? बिजनेस मैनेजमेंट। और कौन से? तो वो अमेरिकन बिजनेस मैनेजमेंट। उन दिनों सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई कोई थी तो वो अमेरिकन थी। तो अमेरिकन इकोनॉमी कैसे तरक्की कर रहे हैं और कैसे हम तरक्की कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट के पार्ट पढ़ाने के लिए, और पूरी इकोनॉमी और पूरे जो यूरोप के अलग अलग देश है वो इकट्ठा आ जाए, एक मंच पे आए, और पूरे यूरोप के इकोनॉमी को बेहतर करने, इस विचार के साथ सिर्फ मैनेजमेंट के पार्ट पढ़ाने के लिए पहले बार इस परिषद की शुरुआत हुई। लेकिन दूसरे ही साल, अगले ही साल, इस मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाने के लिए खुद उस एक देश के, यूरोप में एक देश के जो प्रमुख थे वो आ गए। यानी आप समझ सकते हैं कितने दिल से इस परिषद की आयोजन किया गया। और किस तरीके से
ये सभी लोग इन्वॉल्व होकर काम कर रहे थे। तो वो एक राष्ट्र के प्रमुख आते हैं और बिजनेस लीडर्स को बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए। लेकिन अगले ही साल क्या हुआ कि सिर्फ मैनेजमेंट के पार्ट ही नहीं, तो अभी दुनिया में या यूरोप में जो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज थे, जो सामाजिक आर्थिक अलग अलग चीजें थी, जो जरूरी थी डिस्कस करना, जो जरूरी थी उसके ऊपर हल निकालना, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ और बहुत ही प्रभावी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी वो परिषद हुई। फिर 1974 में पहली बार इस परिषद ने यूरोप में जो अलग अलग पॉलिटिशियंस थे, जो राज कर रहे थे, उनको बुलाया, क्योंकि अगर यूरोप की परिस्थिति बेहतर करनी थी तो उनको लगा कि ये जरूरी है कि उनको उनका भी पार्टिसिपेशन हो। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एक साथ हो जाए और इसको बेहतर बनाए बनाए, इकोनॉमी को आगे लेके जाए। और तब से लेके अभी तक अगर आप देखोगे कि ये मंच इस तरह से काम कर रहा है कि इस ये मंच अभी सिर्फ यूरोप के लिए ही नहीं रहा, धीरे धीरे करके दुनिया के कई सारे लोग, कई सारे अलग अलग देश के लोग यहां आने लगे, इश्यूज डिस्कस करने लगे कि कैसे इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है, कैसे अभी आज के जो सामाजिक या आर्थिक विषय है, कैसे उसको बेहतर किया जाता है, कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे विषयों की शुरुआत इस परिषद में होने लगी, इस परिषद में डिस्कशन होने लगा और उसका सोल्यूशन भी निकालने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, देश आई मीन कुछ देश के लोग, देश के प्रमुख या इंपॉर्टेंट लोग, वो इस मंच पे आके अपने अपनी देश की कुछ चीजें या ऑब्जेक्टिव या जो कुछ करना चाहते वो इस मंच पे रखने लगे। वो बताने लगे कि हमें हमारे देश में ये चीजें और हमें ये करना है। अभी ऐसा क्या हुआ कि इस मंच के ऊपर इतने सारे लोग आने लगे, इतने सारे लोग डिस्कस करने लगे, अपनी जी चीजें हैं, अपने देश की चीजें यहां रखने लगे और सॉल्यूशन ढूंढने लगे। ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों ये मंच धीरे धीरे करके इतना प्रभावी हो गया कि हर साल इसने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दुनिया के सामने रखा। हर साल दुनिया के महत्व या इंपॉर्टेंट जैसे कुछ इश्यू तो उसको सॉल्व करने लगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे 1988 में दोस्तों दो देश, ग्रीस और तुर्की, ये दो देश ऐसे थे कि ऑलमोस्ट युद्ध के कगार पे थे। लेकिन इस मंच के ऊपर दोनों के राष्ट्र प्रमुख, दोनों के नेता आ गए, इन्होंने डिस्कशन किया और इस मंच की वजह से, इस डिस्कशन की वजह से उनका युद्ध टला। दाउस डिक्लेरेशन के नाम से ये जो डिक्लेरेशन है, ये उस साल ये बहुत फेमस है। उसके बाद 1992 में साउथ अफ्रीका ऐसा देश है कि जो देश पूरी दुनिया में सिर्फ फेमस था ये वंश भेद के लिए, उधर काले और गोरे इनका बहुत ही भेदभाव, यानी आप घूम नहीं सकते थे, ऐसी चीजें थी। और उस साउथ अफ्रीका में जो राज चल रहा था वो सिर्फ गोरे लोग उस पर राज कर रहे थे। उसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला जी 27 साल जेल में थे और वो बाहर निकालने के बाद, ऑफ कोर्स इस वंश भेद के खिलाफ वो जेल में थे, वो बाहर निकलने के बाद वो उस राष्ट्र के प्रमुख भी हो गए और उन्होंने वंश भेद निकाल दिया। लेकिन पहली बार साउथ अफ्रीका के जो लास्ट व्हाइट प्रेसिडेंट थे, जो गोरे प्रेसिडेंट थे, और नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के बाहर किसी एक मंच पे मिले तो वे मंच था, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रभावी मंच था। 1994 में आज जो गाजा पट्टी पे जो युद्ध चालू है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, ये बहुत पहले की उनका उनका इश्यूज है। 1994 में इन दोनों देश के जो प्रमुख है इस मंच पे आए और उन्होंने डिक्लेरेशन साइन किया, उस टाइम को युद्ध को टाला। ये इतना ही नहीं है, ये मंच इतना प्रभावी, इतना इंपॉर्टेंट बन गया कि हर देश आना चाहता है कि चाहता था कि इस मंच पे आए, अपनी चीजें रखे, इस मंच का एक हिस्सा बने। नॉर्थ कोरिया ने भी वो कोशिश की, 2015 में वो आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर एटम की टेस्ट की और उसके बाद फिर से उन्हें इस मंच से निकाल दिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंटली 2017 में चीन के जो प्रमुख है अध्यक्ष जिनपिंग, वो खुद आए और इस मंच के ऊपर उन्होंने दुनिया के सामने रखा कि चीन पर्यावरण विरोधी नहीं है, तो चीन एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार देश है। दोस्तों ऐसा क्या है इस मंच में कि जहां जिनपिंग, अभी पूरी दुनिया को पता है कि चीन ऐसा देश है कि आज के तारीख में जितना भी कोयला इस्तेमाल होता है 50% से आधे से ज्यादा कोयला सिर्फ एक देश यानी चीन इस्तेमाल करता है। दूसरी जगह अभी आज इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके या बैटरी को लेके जो भी माइनिंग हो रही है और जो परिस्थिति आज अफ्रीका में है, उसके लिए बहुत बहुत हद तक चीन जिम्मेदार है।
और पूरी दुनिया में ऐसा कहा सुनी होती है, कम ज्यादा चीन को बोलते हैं, लेकिन इस मंच पे चीन के प्रमुख आते हैं और पूरी दुनिया को बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हम जिम्मेदार देश है। इस मंच इतना इंपॉर्टेंट ये देश, इतना इंपॉर्टेंट ये मंच है कि खुद उसके अध्यक्ष आते हैं और ये बात कर रहे हैं। 2018 में हमारे पंतप्रधान माननीय मोदी साहब वो भी वहां गए थे और इस परिषद की शुरुआत जिस लेक्चर से हुई, जिस की नोट से हुई, वो हमारे मोदी साहब ने दी थी। दोस्तों इतना ही नहीं, तो अलग अलग जो सोशल इश्यूज है, अलग अलग जो एरियाज है जिसमें लोग उल्लेखनीय काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग यहां आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं। जैसे ग्रेटा थनबर्ग, इन्होंने भी ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो जंग शुरुआत की है, जो काम शुरुआत किए है, वो भी इस मंच में आके उन्होंने काम किया। और ऐसे ऑलमोस्ट हर सेक्शन के, हर अलग अलग विषय के लोग इस आते हैं और इस मंच पे अपनी बात रखते हैं। तो क्या है इस परिषद में, क्या है इस मंच के ऊपर, क्यों ये मंच इतना इन्फ्लुएंशियल है, क्यों इस मंच पे दुनिया के सभी लोग आते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं। यानी नॉर्थ कोरिया हो, चीन हो, अमेरिका हो, हर देश इस मंच के ऊपर आता है। क्या खास है इसमें? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि ये जो मंच है, ये मंच किसी कायदे कानून की वजह से नहीं बना, किसी राष्ट्र का कायदा कानून है उसकी वजह से मंच बना और काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसे नहीं। तो ये मंच यानी एक इंटरनेशनल एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो नॉन एनजीओ जैसे ही काम करता है, तो इसको कोई लिमिट नहीं है। इस मंच के ऊपर कोई भी आके अपनी बात रख सकता है, पहले तो एक बात। यानी अगर आप यूनाइटेड नेशन देखोगे, वो जैसे सरकारी एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म, वहां अध्यक्ष आते हैं और काम करते हैं। इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म होता है, जिस इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे लोग बिजनेसमैन आते हैं और अपनी बातें रखते हैं। एनजीओ का एक प्लेटफॉर्म होता है कि जहां एनजीओ आते हैं और अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो दुनिया के कोई भी विषय का, कोई भी सेक्टर का, अगर कोई भी जिम्मेदार आदमी है, इंपॉर्टेंट आदमी, वो आ सकता है और वो अपनी बात रख सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि ये एक ऐसा मंच है कि जिसपे लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं और जो इसमें डिसीजन होता है वो होता ही है। ये बहुत ही स्ट्रांग लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है। यानी एक बार इस मंच के ऊपर अगर कुछ डिसीजन हुआ तो वो एग्जीक्यूट होता है। ऐसे कैसे? इस मंच पर अगर इस मंच पे लोगों ने आके कुछ डिसाइड कर दिया, कुछ बात रखी या एक डिसीजन ले लिया, तो वो एग्जीक्यूट होता है दुनिया के लोगों पे। इसका क्या कारण है? तो इसका बहुत ही स्ट्रांग इकोनॉमिक रीजन है, बहुत ही स्ट्रांग ऐसा आर्थिक कारण है। क्या है वो आर्थिक कारण? तो दोस्तों यह जो मंच है, ये आज की तारीख में जो चला रहा है, जो फंडिंग इनको मिलती है, बेसिकली ये मंच जो चलाते हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी 1000 मल्टीनेशनल कंपनी है। तो दुनिया में सबसे बड़ी जो 1000 ऊपर की मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिनके बिजनेसेस दुनिया में अनेक देशों में, जिनके इतने रेवेन्यूज है, जितने जिनका इतना बिजनेस वो करते हैं कि कई सारे देशों के जो जीडीपी है उनसे भी ज्यादा इनके बिजनेसेस है। और दोस्तों एक कहावत है जो पूरी दुनिया में लागू होती है कि राजा कोई भी हो, राज हमेशा करते हैं बिजनेसमैन। और वो बहुत सही है। ये जो लोग हैं, ये जो 1000 मल्टीनेशनल कंपनीज है, इतनी स्ट्रांग है कि अपने देश नहीं, कई सारे देशों के आर्थिक ही नहीं, सामाजिक राजकीय भी चीजों में उनका बहुत स्ट्रांग ऐसा प्रभाव है, वो चीज करा के ले सकते हैं। इनफैक्ट हम जानते हैं कि कई सारे देशों में जो नेता चुन के आते हैं, ऐसे ही कंपनी के सपोर्ट से आते हैं। तो इसीलिए ये मंच इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि अगर यहां कुछ हो गया या कुछ डिसाइड हो गया तो वो एग्जीक्यूट होता है। इसलिए इस मंच पर सभी देश के लोग आना चाहते हैं, क्योंकि ये 1000 जो मल्टीनेशनल कंपनीज ये इसको चलाती है। और दोस्तों इस परिषद में सिर्फ 3000 इन्वाइटीज होती है, सिर्फ 3000 आमंत्रण दिए जाते हैं और उनको बुलाया जाता है। और एक बार कुछ डिसाइड हुआ तो उसके बाद वो रीजनल मीटिंग्स लेते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे अभी ये भारत की मीटिंग है, भारत की लोकल मीटिंग है कुछ चीजें एग्जीक्यूट करने की। और ये जो मंच है, इस मंच का जो मेन हेड ऑफिस है शुरुआत से, वो स्विट्जरलैंड में है। लेकिन अभी इसके रीजनल ऑफिसेज भी है, अमेरिका में न्यूयॉर्क, चीन में बीजिंग और जापान में टोक्यो। ऐसे 3 रीजनल ऑफिसेज इस मंच के हैं। दोस्तों इस मंच का एक स्पेशल ऐसे डिपार्टमेंट है जिसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा कहा जाता है। जो उनके जो संस्थापक है श्वाब, वो श्वाब
उनका एक फाउंडेशन है उनके ही नाम से। तो उस फाउंडेशन बेसिकली एक एक सिंगल विषय पे काम करता है और वो है सामाजिक उपक्रमशीलता और उद्योजकता। यानी सामाजिक विषय में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अपनी बातें इस मंच पर रख सकते हैं और आपको फिर बहुत अच्छा सपोर्ट इस मंच से मिलता है। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस मंच की यह है कि ये थिंक टैंक करके काम करता है। यानी दुनिया भर के ऐसे लोग, संशोधक जो दुनिया के लिए, इस सोशल इश्यूज के लिए काम करते हैं, जो चाहते हैं कि ये दुनिया बेहतर हो, आने वाला भविष्य बेहतर हो, ये लोग अपनी बातें इस मंच पे ऊपर रखते हैं। ये मंच एक ऐसा मंच है कि जिस मंच से कई सारे सोशल रिपोर्ट्स की शुरुआत हुई है। यानी शुरुआत इस मंच के ऊपर हुई, बाद में हर साल वो रिपोर्ट प्रकाशित होता है। वो देख वो देखते हैं हम कौन से। दोस्तों सबसे पहला तो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है आप देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट में साल लिखा है उस साल से इसकी शुरुआत हुई है। ये रिपोर्ट पूरी दुनिया में कोई किसी भी देश की इकोनॉमी कितनी कॉम्पिटिटिव है, कितनी अच्छी तरीके से बिजनेस को आगे लेके जा रही है, उसका इंडेक्स है जो हर साल प्रकाशित होता है। लगभग 64 यानी 64 देश इस इंडेक्स में है और भारत का क्रम अभी इस साल 2023 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 40वां है। उसके अलावा ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, जिसको अभी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो भी पहली बार 2001 में इसी मंच के ऊपर रखा गया था। उसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी पहली बार इस मंच के ऊपर रखा गया और हर साल आज देशों में, हर देश में जेंडर गैप यानी स्त्री पुरुष में कितना असमानता है, कितना भेद है, इसका रिपोर्ट ये बयां करता है। 146 146 इतने देश है इस इंडेक्स में और भारत का क्रम 2023 में ये 127वां था। इसके अलावा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये रिपोर्ट 2006 से इस मंच के ऊपर इसकी शुरुआत हुई और हर साल ये रिपोर्ट आता है। और ये रिपोर्ट क्या है, तो हर साल इस दुनिया को किससे ज्यादा खतरा है, आगे के 2 साल में सबसे ज्यादा खतरा किससे है, आगे के 10 साल में सबसे ज्यादा खतरा संकट कौन सा है, ये रिपोर्ट ये दुनिया को बताता है, ये इस मंच को बताता है। दोस्तों अगर आप देखोगे 2023 में सबसे बड़ा खतरा, आने वाला सबसे बड़ा संकट कौन सा है जो इस रिपोर्ट में लिखा गया है 2023 में, तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में ऊपर जो सबसे बड़ा लाल है वो सबसे बड़ा खतरा है। और वो खतरा क्या है, एनर्जी सप्लाई क्राइसिस। यानी आज हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो दुनिया का संकट हम कह सकते हैं कि दुनिया जिसकी वजह से अभी बर्बादी के कगार पे है, वो है क्लाइमेट चेंज। और वो किसकी वजह से है, वो है फॉसिल फ्यूल की वजह से, जीवाश्म ईंधन की वजह से। और इतना ये होने के बावजूद आज अगर दुनिया के सबसे बड़ी जो ऊर्जा और ईंधन का जो सोर्स है, जिसके ऊपर हम 100% अभी भी रिलाय करते हैं, डिपेंडेंट है, वो जीवाश्म ईंधन ही है। और ये सबसे बड़ा संकट इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आज भी कोई भी दूसरा पैरेलल या कोई भी दूसरा ऐसा ऑप्शन दुनिया के सामने नहीं है। हम जितने भी रिन्यूएबल के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो खतरा है वो यही है कि हमारी डिपेंडेंसी आज भी जीवाश्म ईंधन के ऊपर उतनी है और कोई भी सोल्यूशन अभी नहीं रहा। और आने वाले दिनों में इसी चीज की वजह से एमसीएल जैव ईंधन का बहुत बड़ा रोल आने वाले दिनों में होने वाला है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की भी शुरुआत हुई इस मंच के ऊपर और हर साल टूरिज्म सेक्टर का ये रिपोर्ट दुनिया के सामने रखा जाता है। इसके अलावा ग्लोबल एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से आगे जाना गया, वो भी पहली बार इस मंच पे रखा गया। 2020 में एक स्पेशल रिपोर्ट इस मंच ने दुनिया के सामने रखा और उस रिपोर्ट का नाम था नेचर रिस्क राइजिंग। यानी इस रिपोर्ट में इस मंच ने पूरी दुनिया को बताया कि 50% से भी ज्यादा जो बिजनेसेस चल रहे हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है नेचर के ऊपर। और अगर नेचर को कुछ होता है, अगर पर्यावरण की हम ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली असर करने वाला है हमारे बिजनेसेस के ऊपर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखें। ये इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने दुनिया के सामने रखी। दोस्तों इस मंच के ऊपर कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स की शुरुआत हुई है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे पहला जो सेक्टर है वो है स्वास्थ्य, हेल्थ। 2017 में इस मंच ने ग्लोबल इनिशिएटिव टू फाइट एपिडेमिक्स इसकी शुरुआत की थी।
यानी संसर्ग जन्य जो रोग है उसके खिलाफ लड़ाई या इनिशिएटिव, उपक्रम। और वो उपक्रम उन्होंने 2017 के बाद में शुरुआत की, लेकिन 2020 में जब कोरोना आई, बहुत बड़ा काम इस मंच ने किया, इस उपक्रम ने किया। उसके बाद सोसाइटी में, सोशल इश्यूज में वाटर इनिशिएटिव, ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने ऑलमोस्ट सभी देशों में किया है। पार्टनरिंग अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के खिलाफ भी उन्होंने एक उपक्रम शुरुआत की है, जिसमें भी ऑलमोस्ट 150 देश शामिल है। इसके अलावा उनका सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा उनके उपक्रम अगर किसी चीज में चल रहे हैं, किसी इश्यू में चल रहे हैं, तो वो है एनवायरनमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी उन्होंने एक ऐसा उपक्रम शुरू किया है कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हम कर सकते हैं कि जो तरक्की भी कर सकते हैं और ये क्लाइमेट चेंज का खतरा भी कम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर वो एक्शन प्लान अभी कर रहे हैं, और दोस्तों हम एक्चुअली वो काम कर रहे हैं, एमसेल वो काम कर रही है। दूसरा, एनवायरनमेंट में उन्होंने एक सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर उपक्रम शुरू किया कि ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी हो कि जिसमें हम रॉ मटेरियल का जो इस्तेमाल करें उसको यूज करें, फिर से वो खत्म होने के बाद फिर से उसका रॉ मटेरियल करके इस्तेमाल करें। इसका मतलब है रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज। तो इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं, और बेसिकली हमारा जो फोकस है वो वही है। एनवायरनमेंट में और एक इंपॉर्टेंट उपक्रम वो कर रहे हैं, वो है अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव है, जितने भी सजीव है, उनका जीन का कोड निकालना, ये इस उपक्रम का उद्देश्य है। इसके अलावा उन्होंने प्लास्टिक पोल्यूशन को पूरी तरह से एलिमिनेट करना 2050 तक, ये उपक्रम तो उन्होंने लिया है और उसके लिए ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा इस पर्यावरण के लिए 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ इतने पेड़ लगाना, ये भी उनका एक उपक्रम है। इन्होंने एक ग्रेट रिसेट नाम का एक उपक्रम की शुरुआत की है कोरोना के बाद। कोरोना की वजह से जो इस पूरी इकोनॉमी जो डिरेल हो गई, डिस्टर्ब हो गई, उसको फिर से ट्रैक पे लाना, इसके लिए ये उपक्रम काम कर रहा है, जिसका नाम है द ग्रेट रिसेट। तो दोस्तों ये सब चीजें इस मंच के ऊपर होती है, इसलिए ये मंच इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इस साल इस मंच के ऊपर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस साल इस परिषद की जो थीम है, इस साल की जो थीम है, वो है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। दोस्तों आज हमारे सामने ऐसी परिस्थिति है कि कई सारे देशों में आपसी तनाव है, टेंशन है। दूसरी तरफ कई सारे देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध है या इजराइल पैलेस्टाइन का युद्ध है। ऐसे में क्लाइमेट चेंज का जो संकट है वो दुनिया में हर हर देश में, हर जगह है। और दूसरी जगह ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि जिस टेक्नोलॉजी को मिलके वो अच्छा करेगी, बुरा करेगी, लोगों को पता नहीं। तो ऐसी जो परिस्थिति बनी हुई है, इस परिस्थिति में हम सब लोग एक मंच पे आए, एक दूसरे के साथ बात करें और एक दूसरे का भरोसा कायम करें। यही उद्देश्य है इस साल के परिषद का। और इस उद्देश्य को लेकर सबसे पहला काम, जो महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है इस परिषद का, वो है सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। तो ये जो अभी तनाव है, ये जो युद्ध की परिस्थिति है, युद्ध चल रहा है, ये इस मंच का पूरी दुनिया को कहना है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, आप आइए इस मंच पे बैठिए और लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, लोगों की आज के अच्छे के लिए हम मिलके इस चीजों को सॉल्व करते हैं। ये पहला उनका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि क्रिएटिंग जॉब्स एंड ग्रोथ। दोस्तों अभी क्या हो रहा है, हम लोग कुछ सालों से अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कई सारे अपने जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कम कर रहे हैं। अनेक सारे लोगों को, हजारों लोगों को उन्होंने काम से निकाल दिया है। इसका कारण ऑफ कोर्स ऑटोमेशन है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके वजह से उन्होंने लोगों को कम कर रहे हैं। लेकिन इस मंच का एक ये भी उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसके साथ हमें लोगों का भी ख्याल रखना होगा। लोगों के लिए जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इस साल की है। तीसरी थीम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो टेक्नोलॉजी है, एआई जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली बेहतर इकोनॉमी के लिए, बेहतर सोसाइटी के लिए बनाई। लेकिन हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो अभी इस चीज का फायदा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो इसलिए इस मंच के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने ये उद्देश्य रखा है कि इस चीज का जो उपयोग है वो हमेशा अच्छे के लिए हमें करना चाहिए, और जो गलत चीजें हो रही है उसको रोकें। और सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट इशू इस परिषद का, यानी ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य इस परिषद का अगर कोई है तो वह है क्लाइमेट, नेचर एंड एनर्जी स्ट्रेटेजी।
दोस्तों पिछले सप्ताह से ये सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं? तो पहला उनका जो उद्देश्य है वो है कि 2050 तक उनको कार्बन न्यूट्रल कंजम्पशन तैयार करना है। वो देखो, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरी दुनिया भी इस पे काम कर रही है कि 2050 तक हम ऐसी परिस्थिति में पहुंचे कि जहां हर कंजम्पशन कार्बन न्यूट्रल हो। यानी कंजम्पशन यानी हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कई सारी चीजें जो पहनते हैं या इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, हर चीज कार्बन न्यूट्रल हो। इसका मतलब अगर सिर्फ ईंधन के बारे में अगर आप देखोगे तो एक तरह से ईंधन तैयार होने के बाद जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम पर्यावरण में डाल रहे हैं उतना कार्बन डाइऑक्साइड आना चाहिए। ये इसको हम कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। और ये कार्बन न्यूट्रलिटी उन्हें कायम करनी है 2050 तक। कैसे करें? और बात सिर्फ ईंधन की नहीं है, बात ईंधन की नहीं है, बात बाकी की चीजों की भी है। हम देख रहे हैं कि फॉसल फ्यूल से जितना पोल्यूशन होता है उसके दूसरे क्रमांक, दूसरे स्थान पे है कपड़े, टेक्सटाइल। सबसे ज्यादा पोल्यूशन ईंधन के बाद कपड़े हो रहे। तो बात सिर्फ ईंधन की नहीं, कई सारी चीजों की। अभी वो ईंधन के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि क्या कि कोई कोई सोल्यूशन ही नहीं नजर आ रहा है। और दोस्तों ऐसे दिनों में सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया उसके ऊपर जाने वाली है, और वो है ये, वो है हमारा बायोफ्यूल्स, एमसीएल बायोफ्यूल्स। दोस्तों ये जो नेपियर ग्रास है ना, ये एक्चुअली ओनली सॉल्यूशन है जो कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी की तरफ दुनिया को लेके जाएगा। ये वो ग्रास, ये जो वनस्पति है, जिस जिस वनस्पति से जब हम ईंधन तैयार करेंगे, जब उसको जलाएंगे, उस जलाने के बाद जो भी हवा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो कंजम्पशन ले गए, लेकिन नेपियर ग्रास तो इतना सही और इतना एक वरदान के जैसा बायोमास है कि वो सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा। तो इस दुनिया में, इस पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी तैयार है, जो कचरा भरा हुआ है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको भी कम करेगा। और उसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। वो 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 हवा से वो कार्बन लेगा और जमीन में गाड़ देगा। और जमीन में जब कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो जमीन में वो और सुपीक और फर्टाइल हो जाता है। तो इतना बेहतर ये ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज रिन्यूएबल के नाम में जो भी सोलर के ऊपर काम हो रहा है, जो भी विंड के ऊपर काम हो रहा है, ये बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल नहीं है। और ये बस कुछ दिनों की बात है कि हम ये सोल्यूशन पूरी दुनिया के सामने रखने वाले हैं। दोस्तों दूसरा इनका लक्ष्य है, जिस परिषद पूरी इसके ऊपर काम करे, दूसरा लक्ष्य है कि ग्लोबल एक्सेस, पूरी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको एक्सेस होना चाहिए क्लीन एनर्जी, एनर्जी, वाटर और फूड। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ईंधन की बात करूं, तो दोस्तों आज जितनी भी अलग अलग तरह की एनर्जी लगती है, एक बिजली में लोगों ने एक अच्छी प्रगति की है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इशू आज दुनिया के जो सामने है वो है रसोई का ईंधन। इस साल यानी 2023 में जो यूनाइटेड नेशन का भी रिपोर्ट आया, उनके भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर वो काम कर रहे हैं, 2030 तक उन्हें काम करना है, वो देख रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज उनको अगर कोई है तो रसोई का ईंधन ही है। यानी हर चीजों में उन्होंने प्रगति करके रखी है, लेकिन रसोई के ईंधन की कुछ सोल्यूशन ही नहीं नजर आ रहा। और इसके ऊपर वो मंच काम कर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ऐसे वक्त ये जो हमारा प्रोडक्ट है, आप समझ सकते हैं कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से सपोर्ट अभी इस प्रोडक्ट को आने वाले दिनों में पूरी दुनिया देने वाली है, क्योंकि यही सॉल्यूशन है सस्टेनेबल। ये ऐसा सॉल्यूशन है कि ये जहां जहां आज 40% लोग, 40% जनता दुनिया की, उनके पास रसोई का ईंधन नहीं है, अच्छा, वो बायोमास का इस्तेमाल कर रही है, वो गोबर का इस्तेमाल कर रही है, जो बहुत गलत है। और ऐसी परिस्थिति में जहां वो पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है, वहां हम ये सोल्यूशन लेके अभी दुनिया में काम कर रहे हैं। ये बहुत अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आने वाले दिनों में काम करेगा। इनफैक्ट बिजली की भी मैं बात करूं कि बिजली की कनेक्टिविटी शायद आ गई है, पहुंच गई है। और किस तरह से कनेक्टिविटी जाती है, तो बड़े बड़े हम लोग पिलर्स, वो ट्रांसमिशन टावर्स खड़े करते हैं और वहां बिजली जाती है। जाते जाते वो 20%, 30% बिजली उसमें ही खत्म हो जाती है ट्रांसमिशन में। ये तरीका ही नहीं है। तरीका यह है कि आने वाले दिनों में एमकोल के साथ हर गांव, हर शहर अपनी खुद की बिजली तैयार करे, डिसेंट्रलाइज वे में। और वो पहाड़ों का इलाका हो या कोई भी इलाका हो, वहां खुद बिजली तैयार होगी जो सस्टेनेबल होगी। यही सॉल्यूशन है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन जो हम सामने रखेंगे दुनिया के। और यही नहीं, जो अभी दुनिया को हंगर फ्री यानी दारिद्र्य निर्मूलन करना है या भूखमरी से उनको बचाना है, इसके लिए भी जो दुनिया में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, वो भी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हम काम कर। इनफैक्ट अभी इस
पहले ही दिन, इस जो परिषद का आखिरी दिन है, लेकिन पहले ही दिन इस परिषद में एक रिपोर्ट रखा गया है, उसका नाम है ऑक्सफैम इनइक्वेलिटी, यानी विषमता का रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ये संगठन काम करता है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल करके इस संगठन का नाम है, यूनाइटेड नेशन के अंडर ये काम करता है। और इस मंच के ऊपर इसने वो रिपोर्ट रखी है। क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट कहती है कि 2020 के बाद, कोरोना के बाद, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है वो थोड़ी सी उसकी ग्रोथ कम हो गई। इसका बहुत भारी असर करोड़ों लोगों पे पड़ा। यानी आज हमारे दुनिया की जो आबादी है वो 8 अरब है। 8 अरब में से 5 अरब लोग, उनका इनकम 2020 के बाद कम हुआ है। बहुत सारे लोग वो अभी दारिद्र्य रेखा के नीचे गए हैं, ऐसा इस रिपोर्ट कहा कहती है। लेकिन एट द सेम टाइम 2020 के बाद पिछले 4 सालों में कुछ लोग ऐसे, ये 1% वो लोग ऐसे कि जिनकी संपत्ति बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। सबसे पहले जो ऊपर के 5 लोग हैं उनकी तो डबल हो गई है, यानी 400 बिलियन उनकी थे, वो अभी 869, यानी डबल से भी ज्यादा उनकी संपत्ति हो गई। तो एक तरफ अगर इकोनॉमिक फ्लो भी हो रही है, तो एक तरफ करोड़ों लोग, उनकी 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 आमदनी कम हो रही है, वो ज्यादा गरीब हो रहे हैं, और जो अमीर है वो ज्यादा अमीर हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इसका प्रॉब्लम है, इसका कॉज, इसका कारण है कि जिस तरीके से बिजनेस होते हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में जिस तरीके के बिजनेस है वो गलत है। अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, बिजनेसेस का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन। कुछ लोग ही, बिजनेस लोग ही वो कर रहे हैं। और जब बिजनेस की वो साइकिल होती है, इस बिजनेस के साइकिल में कभी भी लोगों को, आम लोगों को शामिल ही नहीं करते कोई। पूरी दुनिया के सामने ये प्रॉब्लम है, और पूरी दुनिया का ये प्रॉब्लम और ये कारण इस ऑक्सफैम रिपोर्ट ने अभी इस हफ्ते दुनिया के सामने रखा। और ऐसे दिनों में, ऐसी परिस्थिति में जब हम ये काम कर रहे हैं, तो अंदाजा ही नहीं किसी को कि कितना महत्वपूर्ण ही है। ये एक्चुअल सॉल्यूशन है दोस्तों। पता है कि ये सब ऐसे इस तरीके से जब हम काम कर रहे हैं, मुझे, हमें तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, ठीक है, अभी इनिशियली कुछ दिनों के लिए तकलीफ होगी, ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन है जो आने वाले दिनों में दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे बताइए कि जैसे एंटरप्रेनर होते हैं, अभी अपनी स्टोरी लीजिए, एमसीएल की स्टोरी लीजिए आप। जब एमसीएल के प्रमोटर्स है, संस्थापक है, मैं हूं, डॉक्टर लवेश सर है, प्राची मैडम है, क्या करेंगे कोई अगर ऐसे कोई कुछ प्रोडक्ट खोज करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट लगाते हैं, एक प्रोजेक्ट, कुछ आइडिया लेके आते हैं, तो क्या करते हैं? वो अमीर लोगों के साथ जाते हैं, वहां जाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और बिजनेस बढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट लगाते हैं, और उनका जो पैसा है वही 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना करते हैं। ऐसा ही होता है ना। और यही कारण है ना कि जिसकी वजह से विषमता बढ़ रही। अभी इस परिस्थिति में सामान्य जो लोग आते ही नहीं, बिल्कुल आते नहीं। और ऐसे परिस्थिति में हमारा कहना है कि हमारी एक सोच है कि हम क्यों ना हमारे इस ग्रोथ के साथ लोगों को शामिल करें। क्यों ना मैं एक छोटे छोटे, वो 50,000 के यूनिट, 1,000 शेयर्स के यूनिट में बनाऊं और लोगों को दूं। आधे लोग हमको बुरा बोलते हैं, आधे लोग बोलते हैं क्या चल रहा है, ये कैसे हो रहा है। मुझे पता है, हमें पता है कि वो शायद भला बुरा करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इन लोगों का अगर 50,000 रुपये हम 10 लाख या उससे ज्यादा बना के देंगे, ये कितना बड़ा आशीर्वाद होगा। आने वाले लोग बोलेंगे कि एमसीएल ने कितना अच्छा काम किया। भले ही आज जिनको समझता नहीं वो अपनी बात करते रहे, लेकिन हमें पता हम क्या कर। लोग बोलते हैं कि, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि आप इतना टैक्स भरते हो, यानी वो शेयर्स भी लेने के बाद 20% कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। कौन इतना खर्चा करता है? क्या जरूरत है करने की? लेकिन जरूरत है। अगर है हम काम नहीं करेंगे, इस तरीके के बिजनेस नहीं करेंगे, तो ये विषमता कभी भी दूर नहीं हो। कभी भी ये जो लोग हैं अपने साथ कैसे आएंगे, कैसे उनकी तरक्की होगी? दोस्तों, ये जो बिजनेस मॉडल है, ऐसे बिजनेस मॉडल कोई नहीं करता। कोई नहीं इतने लेवल पे जाके लोगों के साथ मिलके काम करने की कोशिश करता है। भले ही उसमें बहुत इश्यूज आते हैं इनिशियली, कोई भी अलग काम करने के लिए आते हैं चैलेंजेस, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। दुनिया में अगर किसी को भी फैक्ट्री लगानी है ना, वो किसी भी जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, कोई भी बिजनेस, उसके साथ बैठेगा और किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा और फैक्ट्री लगाएगा। ऐसे जाना, लोगों के साथ बात करना, सैटरडे सेशन की बात करना, कोई करता ही नहीं है। लेकिन जरूरी है ना, जरूरी है। हमारा हमारा जो संकल्प है कि हमारे तहसील में आखिरी जो इंसान है ना, आखिरी जो घर है, उसको एक अच्छा इनकम, सस्टेनेबल इनकम मिलना चाहिए। अभी इस सोच से, इस विचार से जब हम लोग है, तो जरूरी है सब काम करना है, और यही सोल्यूशन होने वाला है आने वाले दिनों में। आप लोग, यानी आप, हम लोग ही उस मंच पे जाएंगे और दुनिया को बताएंगे ये काम करने का तरीका है।
अगर मैं जिस तालुका में कर रहा हूं तो कंपलसरी उन लोगों को अपने साथ लेना, कंपलसरी उन लोगों को स्टेक होल्डर्स बनाना अपनी कंपनी में, और कंपलसरी मैं जितना भी प्रॉफिट कमाऊं मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा ही, लेकिन उसके पहले उस गांव को, शहर को, तहसील को जो लगेगा ना, उसको मैं अपना मेहनत करके उस प्रॉफिट से उसका इस्तेमाल करूं, जरूरी है। ये सोल्यूशन है दुनिया को बताने के लिए। आने वाले दिनों में इस परिषद में, इस विश्व के मंच के ऊपर हम लोग जाएंगे और ये सोल्यूशन दुनिया के सामने रखेंगे। दोस्तों, हमारा देश इतना संपन्न है कि हम कंपलसरी दुनिया के लिए 25 से 30% ईंधन बनाएंगे, तैयार करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे। हम ऑर्गेनिक फूड जो है उसमें कम से कम 20% हमारा हिस्सा होगा आने वाले दिनों में, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स में। और सस्टेनेबल प्रोडक्ट जिसको वो कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बोल रहे हैं ना, वो कर रहे हैं हम। हर कोई चीज अगर बाबू से हो रही है, किसी भी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट से हो रही है, तो दैट इज कार्बन न्यूट्रल। ये चीज हम करेंगे और इसकी वजह से भारत दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। और जब हम ये चीजें दुनिया को बताएंगे, दुनिया देश, हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा, और फिर से हमारा देश दुनिया का सबसे महान ऐसा देश बनेगा।